हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज के तहत संघ एवं राज्य क्षेत्र तथा नागरिकता के बारे में देखेंगे कि इनका संविधान में क्या प्रावधान है और इनमें अब तक क्या क्या संशोधन हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी भारत का जो रूपरेखा है उसमें कितने संघ है और कितने राज्य है और इनकी सीमा क्या है उनसे संबंधित इनमें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग एक में है वो इनसे संबंधित है वो उल्लेख किया गया, जिसमें ये कहा गया कि इंडिया दैट इज़ भारत, और इसमें कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश है उनके बारे में है इसका उल्लेख किया गया है। और दूसरा ये कि भारतीय संविधान में टोटल 22 पार्ट्स हैं, यानी 22 भाग है, और इनमें से 395 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। और हालांकि जो संविधान, जब मूल संविधान था उसमें हालांकि 8 शेड्यूल थी और बाकी 4 शेड्यूल्स है वो उनको और अमेंडमेंट करके वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के मध्य है वो इनसे संबंधित है संघ एवं राज्य संबंधित प्रावधान किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 1 में ये कहा गया कि भारत राज्यों का है वो संघ होगा, यानी जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली, जैसे अमेरिका में है वो राज्य समझौते का परिणाम है, भारत में राज्य है वो समझौते का परिणाम नहीं है। यहाँ पे एकता और अखंडता का सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। यहाँ पे है वो केंद्र है वो मजबूत है, और हालांकि राज्यों को भी स्वतंत्रता है लेकिन वो केंद्र के अधीन रहते हुए वो कार्य करते हैं। और इसमें लिखा गया कि इंडिया दैट इज भारत, और ये लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। और अभी हाल ही के टाइम में है वो टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि इसको लेके पहले 29 राज्य थे और इसमें अब कुछ चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस क्या है, हाल ही में है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को है वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यानी पहले 29 राज्य थे जम्मू कश्मीर को मिलाकर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को है वो यूनियन टेरिटरी में वो कन्वर्ट कर दिया गया। तो राज्यों की संख्या है वो 28 हो गई। और यूनियन टेरिटरी, हालांकि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनी थी तो टोटल 9 हो गई थी, लेकिन हाल ही में एक संशोधन हुआ उसके तहत ये हुआ था कि दादरा नागर और दमन दीव को है वो संयुक्त कर दिया गया, यानी इसको है वो दोनों को एक ही कर दिया गया। इसके बाद में यूनियन टेरिटरीज की वापस संख्या है वो 8 हो गई। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है। संसद को नए राज्यों की स्थापना और उनके प्रवेश के संबंध में है वो अधिकार दिया गया। नहीं, किसी अगर नए राज्य की स्थापना करनी है तो इसके संबंध में वो संसद को शक्ति है। जैसे अभी तेलंगाना है तो ये संसद के अधिकार क्षेत्र में था कि वो तेलंगाना को अलग नए राज्य की है वो स्थापना कर दी गई, तो ये अधिकार है वो संसद के पास है। यहाँ पे कभी पूछ सकते हैं कि नए राज्यों की स्थापना से संबंधित अधिकार किसके पास है, तो हम ये सोचते हैं कि राज्य का कन्वर्ट हुआ है, राज्य बना है, नए राज्य की स्थापना हुई है, तो वो संसद के पास अधिकार होगा, ना कि राज्य विधानमंडल के पास। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 3। इसके तहत है कि संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमा क्षेत्रों तथा नाम में परिवर्तन करने का है वो अधिकार दिया गया। यानी किसी नए राज्य के निर्माण और जो वर्तमान राज्य हैं उनके अगर जो एरिया है उसमें चेंजेस करना या उनके नाम में चेंजेस करना, और ये अधिकार है वो संसद के पास है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे धन विधेयक है ये है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है, तो इसमें भी ये है कि जब नए राज्यों इससे संबंधित जो भी कोई विधेयक होगा उसमें नाम चेंजेस करना हो या उनके एरिया में चेंजेस करना हो, तो ये विधेयक है राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में है वो प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं बगैर सिफारिश किए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए संसद को है वो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है कि जैसे ही राज्य से संबंधित जो कोई नाम सीमा में चेंजेस हो सकते हैं इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता हो, लेकिन यहाँ पे विशेष बहुमत नहीं बल्कि साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 4। इसमें यह प्रावधान है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित जो कोई भी संशोधन है वो आर्टिकल 368 के तहत है वो संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी ये जो साधारण बहुमत से जो संशोधन हुआ है वो अनुच्छेद 368 के तहत है वो नहीं माना जाएगा। इससे संबंधित और देख लेते हैं कि 368 में क्या क्या प्रावधान है।
सबसे पहले देखेंगे कि जो संविधान में संशोधन से संबंधित प्रक्रिया है वो किस देश से प्रेरित है, तो वो होगा साउथ अफ्रीका से। वहाँ से हमने ये अडॉप्ट की है। और भारतीय संविधान के भाग 20 में है वो संशोधन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। और ये संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। एक तो साधारण बहुमत से हो जाता है, जिसमें कि 51% यानी 50+1। और उसके बाद में होता है विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत में ये होता है कि आधे से अधिक यानी 50+1, प्लस इसमें होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का है वो 2/3, तो ये होता है स्पेशल। और दूसरा विशेष ये होता है जो कि बहुत विशेष परिस्थिति में होता है, तो उसमें होता है कि विशेष के साथ साथ में वो जो आधे से अधिक है वो राज्य विधानमंडल है उनकी भी सहमति होना जरूरी है। तो ये 3 प्रकार के वो संशोधन किया जाता है। लेकिन जो नए राज्यों से संबंधित या जो आर्टिकल 2 और 3 में जो संशोधन किया जाएगा वो 368 के तहत है, वो नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कभी क्वेश्चन में आ सकती है कि जो नए राज्यों से संबंधित प्रावधानों को लेकर या उनकी सीमा को चेंजेस को लेकर जो संशोधन किया जाएगा, क्या वो आर्टिकल 360 के तहत आएगा या नहीं आएगा, तो ये विशेषकर इसमें है वो ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे कि नागरिकता से संबंधित है वो प्रावधान भारतीय संविधान में है क्या क्या किया गया। तो सबसे पहले देखेंगे कि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 2 में किए गए। जैसे हमने देखा था कि 1 से 4 के बीच में वो संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेदों में संघ एवं राज्य संबंधित क्षेत्र है उनका उल्लेख किया गया, और वो भाग 1 में उल्लेखित है। और ये भाग 2 में है वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, और इन प्रावधानों का है वो वर्णित रूप दिया गया है वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। और इसको हालांकि जो मूल अधिनियम है वो तो 1955 का है, और इसमें लगातार है वो संशोधन होता रहता है। 1986 में हुआ, 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 और 2015 में, और लगातार है संशोधन होकर कुछ न कुछ प्रावधान है वो जुड़ते जाते हैं। और इसके बाद देखते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के वो आधार कौन कौन से हैं। तो ये 5 आधार है जिसके आधार पर है वो कोई भी व्यक्ति है वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले जन्म, यानी जिस व्यक्ति का जन्म है वो 26 जनवरी 1950 के है वो बाद हुआ है, तो वो स्वतः ही यहाँ का है वो नागरिक है। और वंशानुगत में ये है कि जो 26 जनवरी 1926 से 1950 के बाद जन्मा हो, लेकिन जन्म के समय कि उनके पेरेंट्स में से कोई भी एक है वो भारतीय नागरिक होना है वो जरूरी होना चाहिए। उसके बाद में पंजीकरण, तो पंजीकरण में ये होता है कि 5 साल से वो कंटिन्यू रह रहा हो, उसके बाद है वो पंजीयन के लिए वो जा सकता है। और उसके बाद में देशीकरण में होता है कि 5 साल से वो रह रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में ये है कि वो केंद्रीय भाषा प्लस जो टोटल है वो 7 साल निवास होना चाहिए। और वो ये है कि कोई ना कोई एक भाषा का हो उसका ज्ञान हो, जिसके आधार पर है वो उसके देशीकरण का है वो पता लग सके। और लास्ट है भूमि के अर्जन के द्वारा, तो उसमें ये होता है कि कोई व्यक्ति किसी भूभाग को है वो खरीद कर रहने लग जाए, तो वो स्वतः ही फिर वो नागरिक बन ही जाता है। उसके बाद देखते हैं कि नागरिकता समाप्त करने का अधिकार कौन कौन से हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, तो वो नागरिकता है वो अपने आप है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में है वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, बल्कि एकल नागरिकता का है वो प्रावधान है। अब यहाँ पे कंफ्यूज ही कर सकता है, जैसे एनआरआई वगैरह बाहर रहते हैं, लेकिन वो बाहर दूसरे देश की है वो नागरिकता ग्रहण नहीं करते हैं, नागरिकता उनकी भारतीय ही होती है, इसीलिए वो भारतीय नागरिक होते हैं, ना कि विदेशी। उसके बाद है स्वयं द्वारा नागरिकता छोड़ने पर, तो वो स्वयं नागरिकता छोड़ देगा तो वैसे भी समाप्त हो जाएगी। और कुछ परिस्थितियों में वो भारत सरकार अगर नागरिकता समाप्त कर देते हैं, तो उसके आधार पर ही वो नागरिकता समाप्त हो जाती है। उसके बाद अनुच्छेद देख लेते हैं, जो 5 है इनका विस्तृत रूप में क्या क्या वर्णन किया गया है। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, इसमें ये है कि एक यहाँ पे वो रह रहा हो, ठीक है, और 5 वर्ष प्लस जन्म के समय है वो उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें से कोई एक है वो नागरिक यहाँ का होना जरूरी है, और ये आर्टिकल 5 में है वो लिखा गया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता से संबंधित प्रावधान। अब पंजीकरण कब करवा लिया? 19/7/1948,
यहाँ तक अगर करवा लिया तो वो पाकिस्तान से आने वाला है वो भारतीय जो नागरिकता है वो ग्रहण कर सकता है। अनुच्छेद 7 में ये है कि पाकिस्तान को प्रवचनीय प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता संबंधी प्रावधान इसमें भी है वो वहाँ से प्रवचन करके जब बंटवारा हुआ था तो जो कोई भाग है वो मान लो पाकिस्तान में चला गया जब पाकिस्तान बना था, लेकिन वहाँ से वो व्यक्ति है वो भारत में वापस ये रहना चाहता तो उसको भी है वो इसी तिथि तक है वो पंजीकरण करवाएगा तो वो भारतीय नागरिकता, ये प्रावधान उसमें लिखे गए थे। उसके बाद में अनुच्छेद 8 में ये कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों को नागरिकता, अब यहाँ पे जैसे एनआरआई वगैरह है तो इनमें ये होता है कि ये है भारतीय नागरिक, बाहर अपने काम की वजह से रह रहे हैं, लेकिन वहाँ की है इन्होंने नागरिकता धारण नहीं की है, तो वैसे व्यक्ति है वो भारतीय नागरिक है वो बने रहेंगे। उसके बाद में अनुच्छेद 9 किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करना। अब यहाँ पे इसका सीधा सा ये प्रभाव है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता धारण कर देगा तब उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान न होकर एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। अनुच्छेद 10 और 11 में संसद को है नागरिकता के संबंध में वो विधि बनाने की शक्ति का प्रावधान है। उसके बाद एक बार थोड़ा सा वापस यूनियन टेरिटरी वाला देख लेते हैं कि उसका जो अभी चेंजेस हुआ इसको ध्यान रखना जरूरी है। और अब यहाँ पे देखते हैं कि जो दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव इनको है वो ज्वाइंट कर दिया गया जो हाल ही में अमेंडमेंट हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जब ये इसको ज्वाइंट किया गया तो कहाँ कहाँ है वो इससे संबंधित है वो संशोधन करना पड़ा है। तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना, एक है वो आर्टिकल 240 में संशोधन हुआ है। तो 240 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति है वो कुछ इन 4 जगह के बारे में, जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेसिडेंट है वो 4 जगहों पे इससे संबंधित कुछ काम कर सकता है। पहला है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। दूसरा है दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और पुदुचेरी। तो इनसे संबंधित है वो राष्ट्रपति कुछ प्रावधान कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें संशोधन एक तो हुआ है आर्टिकल 240 में संशोधन हुआ है, और दूसरा हमने देखा था कि पहली अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र, तो पहली अनुसूची में भी संशोधन हुआ है। तो ये दो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि किस किस में है वो संशोधन हुआ है। तो 240 आर्टिकल 240 में भी संशोधन हुआ है और पहली अनुसूची में भी संशोधन हुआ है, और अब यूनियन टेरिटरीज है वो टोटल 8 हो गई है। हालांकि ये कन्फ्यूजन कर सकता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनी तो अब इनकी संख्या 9 हो गई थी हालांकि, लेकिन उसके बाद इनको जब ज्वाइंट कर दिया गया दादर एंड नागर दमन दीव हवेली को जब ज्वाइंट किया गया तो इसके बाद इनकी संख्या है वो 8 हो गई है। आई होपफुली आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक पेज है उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब our YouTube channel 6 Alliance, and thank you for watching.